बेतुका बवाल। वो शिक्षक बनना चाहते हैं, या यूं कहिए, इसको इस तरह से लीजिए कि सरकारी नौकरी चाहिए। हो सकता है कल हमारे बच्चों का भविष्य गढ़ने का जिम्मा इन्हीं पर हो। 2 दिनों से डूंगरपुर में सड़कों का भूगोल ये बदल दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कल शाम से शुरू हुआ बवाल थम नहीं रहा। डूंगरपुर में NH8 जंग का मैदान नजर आ रहा है और पुलिस बैकफुट पर ही नजर आ रही है। वो जिन्होंने तांडव मचाया, चलिए उन्हें फिलहाल प्रदर्शनकारी ही कहते हैं। उनकी मांग है 2018 शिक्षक भर्ती में बची हुई जो सामान्य सीट हैं उनको ST कोटे में भरा जाए। सरकार भौचक्की है, विपक्ष हर सेकंड को लपकने को तैयार। हालात कई सवालों के जवाब मांग रहे हैं। आज करेंगे इसी पर चर्चा। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1। ये एकाएक नहीं है कि सोकर उठे और सुबह हालात बदले हुए थे। धीरे धीरे कर ये आंख भपकी। ऐसे में सवाल है कि ये बेकाबू हुए हालात का जिम्मेदार कौन है? सवाल नंबर 2। प्रदर्शनकारी जो मांग उठा रहे हैं वो उनकी समझ में ठीक हो सकती है, लेकिन असल में वो मांग कितनी जायज है? और सवाल नंबर 3। ये जो बवाल चल रहा है, जिस तरह से कानून व्यवस्था का मखौल उड़ रहा है, जिस तरह से शिक्षक बनने का या सरकारी नौकरी का सपना पाले अभ्यर्थी महाकोहराम सा मचाए हुए हैं, इस पूरे बवाल का अंत क्या होगा, कहां जाकर होगा? और इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ SP मित्तल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ रहे हैं। साथ ही वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस विचारक हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मदन दिलावर जी, BJP विधायक, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप तीनों का स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। वरुण पुरोहित जी, देखिए कल क्या हुआ और आज क्या हुआ से पहले 17 दिन तक 2 मोर्चे थे डूंगरपुर में। एक इन लोगों का जो सड़कों पर कोहराम मचा रहे हैं और एक जो इनकी बात का विरोध कर रहे थे। 17 दिन थे इनसे बात कर इनकी समस्या का या तो सॉल्यूशन करने की, या इन्हें मना करने की, या इन्हें हां कहने की। 17 दिन अनदेखी हुई, तभी शायद ये तस्वीरें दिखी। नहीं वरुण जी, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। वरुण जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। तब तक मैं मदन दिलावर जी आपसे बात करना चाहता हूं। मदन दिलावर जी, देखिए राजेंद्र राठौड़ जी क्या कह रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा जी क्या कह रहे हैं, कनकमल कटारा क्या कह रहे हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये बताएं BJP क्या चाहती है। नहीं, चाहिए ये था सरकार चलाने वालों को, यानी माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि कानून व्यवस्था कंट्रोल में रखे। इन्होंने कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न कर दी और ये कंट्रोल नहीं कर पाए। इतने दिनों से आंदोलन चल रहा था, तो या तो उनको समझाते या सख्ती से पेश आते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और इसके कारण से पूरे एक तरह से आदिवासी क्षेत्र में एक तरह से हाहाकार हो गया है। और जी खेरवाड़ा में कुछ लोग घुस गए, वहां उत्पात किया है, आग लगाए, आगजनी की है, मारपीट की, ये ठीक नहीं है। ये सरकार का फेलियर है। उनकी मांग क्या है क्या नहीं, ये संविधान के मुताबिक सरकार को देखना चाहिए और उस पर वाजिब निर्णय करना चाहिए, परंतु ये नहीं कर पाई। अनदेखी की और इस प्रकार से उत्पात करने के लिए उकसाया, और इसके कारण से अभी तो ये खेरवाड़ा और उसके आसपास के सर मदन जी, लेकिन इससे मदन जी आप ये कह रहे हैं कि या तो इससे सख्ती से निपटना चाहिए था। देखिए सरकार सख्ती से निपटती तो BJP क्या करती? किरोड़ी लाल मीणा जी के शब्द हैं जो उन्होंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अगर बलपूर्वक आंदोलन को सरकार कुचलेगी और मांग नहीं मानेगी तो मुझे मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। किरोड़ी लाल मीणा आप ही की पार्टी में आप कह रहे हैं या तो सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए था, सख्त कदम उठाने पे आप सड़कों पर होते, नहीं उठाया तो आप सड़कों पर आ जाएंगे।
ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है और मेरे को उसको जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा भी कि नहीं कहा या तोड़ मरोड़ के पेश किया, लेकिन मेरे को जानकारी उसकी नहीं है। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि सरकार को इसको संभालना चाहिए था, नियंत्रित करना चाहिए था, कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन इसका शेयर नहीं तो बीजेपी क्या कर रही थी? बीजेपी के पास कोई सोल्यूशन है क्या? संविधान के मुताबिक बीजेपी भी तो भटकी हुई नजर आ रही है। एक तरफ कनकमल कटारा जी हैं जो ये कह रहे हैं कि न्यायपूर्वक फैसला कर अनारक्षित वर्ग को नुकसान ना हो, दूसरी तरफ किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि नहीं, अगर उनको नहीं दिया तो मैं सड़कों पर उतरूंगा। बीजेपी का स्टैंड क्या है सर? मैंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड यही है कि कानून सम्मत और संविधान सम्मत कार्यवाही इस सरकार को करना चाहिए था, जो नहीं किया, और कानून व्यवस्था को नियंत्रित रखना चाहिए था, कंट्रोल रखना चाहिए था। अब अगर जिन लोगों ने उपद्रव किया है उन लोगों पर कानून के हिसाब से कार्रवाई करता है तो बीजेपी उसमें रोड़ा नहीं बनेगी? बीजेपी का कोई चेहरा सामने आकर नहीं बोलेगा कि नहीं इस तरह की कार्रवाई नहीं चाहिए? हम ये कह रहे हैं सख्ती से कार्रवाई करो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अन्याय किसी के साथ करोगे तो बोलेंगे। अच्छा। अन्याय किसी के साथ मत करो, न्याय संगत कार्रवाई करो। ठीक है, तो मैं अगली बार आपसे पूछूंगा इस मामले में न्याय क्या होगा। कार्रवाई करो। नहीं, इस मामले में न्याय क्या होगा, उनकी मांगे कितनी जायज है, ये मेरा आपसे अगला सवाल होगा मदन जी। लेकिन उससे पहले अब मैं एसपी मित्तल साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मित्तल साहब, जो तस्वीरें हमने कल शाम से लेकर अब तक देखी, क्या ऐसा कोई जरिया था कि वो तस्वीरें ना देखनी पड़ती? और दूसरी बात कि ये जो मांगों को लेकर स्थितियां बन रही हैं, ये कितनी जायज या नाजायज हैं आपकी नजरों में? भाई, मेरा ये मानना है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये पूरी तरह से राजनीति से जुड़ा हुआ है। हम इसको कल से अब तक देखें तो जिस तरीके से इस मामले के पीछे राजनेता खड़े रहे हैं, उसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। ट्राइबल एरिया के लोगों को लाभ मिले, ट्राइबल एरिया के लोगों का आरक्षण बना रहे, ट्राइबल लोगों की विकसित हो, उनकी विकास हो, इस पर किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन ऐतराज इस बात पर है कि आप हाई कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे। जिस रीट 2018 की परीक्षा को लेकर ये सारा मूवमेंट हो रहा, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 1168 पद जो सामान्य वर्ग के रिक्त रह गए थे, उस पे कहा जा रहा है कि अब आप एसटी के वर्ग के लोग दे दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब देश भर के शिक्षकों के लिए एक हमने राष्ट्रीय शिक्षक परिषद बना रखी है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद, उसने ये नॉर्म्स बनाए थे कि जो भी परीक्षा पात्रता करेगा उसको 60% अंक लाना जरूरी है। लेकिन इन राजनेताओं की वजह से, मैं कोई कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा, जिसके जैसा राज होता है, जिसका जैसा राज होता है वैसा उसका इस्तेमाल करता है, तो उन्होंने इसको घटाकर SC ST के लिए 36% कर दी है। अब जो डूंगरपुर में जो समस्या आ रही है, राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में समस्या ये आ रही है कि पिछली बार जब 2018 की जब रीट की परीक्षा हुई, उसमें SC ST वर्ग के जो लोग थे उनको 36% पे पूरा आरक्षण दे दिया गया। लेकिन चूंकि उसी क्षेत्र में जो सामान्य वर्ग के जो बच्चे थे वो 60% अंक नहीं ला सके, मतलब सामान्य वर्ग के लिए तो 60% अंक लाने की अनिवार्यता बनी रही। तो चूंकि लेकिन मित्तल साहब देखिए, मैं एक और बात यहां पर जोड़ दूं कि वो 589 ऐसे ST कैंडिडेट्स भी रहे जिन्होंने 60% से ऊपर हासिल किए अंक, और वो उसी परीक्षा में ओपन कैटेगरी ओपन वाली लिस्ट में आए हैं। यानी अगर कुल मिलाकर भी रेशो देखें तो ऑलमोस्ट 70 to 75% ST कैटेगरी के ही लोग हैं। मैं अगर और अंदर घुसता हूं तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो वेल क्वालिफाइड नहीं है, वो एग्जाम पास नहीं कर पाए और उन्हें नौकरी चाहिए, साधारण शब्दों में। सबसे बड़ी बात यह है स्वप्निल इसके अंदर कि जब ये मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि हम क्या नाम से जो सामान्य वर्ग के रिक्त पद है उस पर SC ST वर्ग नहीं कर सकते। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मदन जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, कि जो SC ST वर्ग का जो बैकलॉग होता है, क्या उसमें जो रिक्त पद हो गए, क्या उसमें कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो जब सामान्य वर्ग का व्यक्ति SC ST के बैकलॉग में नहीं आ सकता तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर जो सामान्य वर्ग का जो बैकलॉग है उसमें SC ST की कैसे मांग की जाएगी? कैसे कहा जा रहा है कि ST के लोगों को उसमें नियुक्ति कर दी जाए? और मेरा ये मानना है कि इसमें
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों समान रखते हैं, क्योंकि दोनों को वोट चाहिए। उस हिसाब से, उसी नजरिए से इस पूरे मूवमेंट को देखा जा रहा है। हाँ नहीं, लेकिन मित्तल साहब, आज जब गोविंद सिंह डोटासरा जी सामने आकर बोलते हैं कि सरकार बात करने को तैयार है, भाई 17 दिन तक जब वो बैठे हुए थे तभी से बातचीत शुरू हो जाती तो ज्यादा बेहतर होता। शायद वो पुलिस की गाड़ियां नहीं चली होती, शायद मैंने पुलिस को भागते हुए नहीं देखा होता, शायद मैंने कभी पुलिस को इतना बेइज्जत महसूस करते हुए नहीं देखा होता जितना आज मैं उनको तस्वीरों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में देख पा रहा हूं। एक बार फिर मैं कोशिश करूंगा वरुण पुरोहित जी से बातचीत की। वरुण जी, मुझसे जुड़ गए क्या आप? लगता है मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मदन दिलावर जी, मुझे एक बात बताइए, इस इशू में आपका मत सिर्फ, या भाजपा का मत सिर्फ यहीं तक तो नहीं हो सकता कि कानून व्यवस्था को बनाकर रखना है। मत तो उस इशू पर भी होगा जो इस पूरे घटनाक्रम का कोर है। एसटी वर्ग के अभ्यर्थी चाहते हैं कि सामान्य श्रेणी में और सारी की सारी 1167 हम ही को दे दी जाए। इस पर बीजेपी क्या सोचती है, क्या चाहेगी बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी क्योंकि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद कुछ नहीं सोचती, जो माननीय न्यायालय निर्णय दे देते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको सिरोधार्य करती है। जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, जो संविधान हमारा कहता है और जो कानून कहता है, उसके हिसाब से हमको सारे कार्रवाई करना चाहिए। और जो 18 दिन से ये लोग मांग कर रहे थे, तो उनके बाद जाकर के वाजिब बात बताते, न्याय संगत बात क्या थी उसको बताते। तो फिर मैं कहता हूं बीजेपी ने आग भड़काई, क्योंकि बीटीपी के लोगों ने उनका सहयोग किया था सरकार बचाने के। फिर मैं कहता हूं बीजेपी ने आग भड़काई, सहयोग किया था सरकार बचाने। देखिए 24 तारीख की शाम को ये पूरा घटनाक्रम चालू हुआ और 24 तारीख को ही किरोड़ी लाल मीणा ने लेटर लिखा है सर कांग्रेस अशोक गहलोत जी को। कांग्रेस ने मिलकर के उनको उकसाया है। नहीं, कांग्रेस ने उकसाया है। मैं कह रहा हूं कि किरोड़ी लाल मीणा ने लेटर लिखा है अशोक गहलोत जी को, उन्होंने लिखा है कि मैं सड़कों पर उतरूंगा। कांग्रेस के लोग उनको नहीं उकसाते। अगर हाईकोर्ट का आदेश था तो फिर अकेले किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी से अलग क्यों चले? इतना नुकसान नहीं होता, इतना क्या पार्टी से इंडिसिप्लिन के रूप में देखेगी? मैंने पहले आपको निवेदन कर रहा है कि माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा साहब ने क्या कहा है मेरे जानकारी में नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि कांग्रेस ने, बीजेपी ने मिलकर के इस राजस्थान को जंगल राज कराने की कोशिश की है। और क्योंकि खुद कांग्रेस सत्ता में होती है भी इस प्रकार की उत्पात करा रही है, इससे ज्यादा शर्मनाक और बात कोई हो नहीं सकती। मैं आपको एक बात बताऊं, यूपी में भी शिक्षक हड़ताल पर हैं, यूपी में भी शिक्षक नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं और यूपी में भी शिक्षक लाठियां खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां ऐसा नहीं हो रहा है, वहां पर भी पुलिस को पापड़ बेलने पड़ गए सर जी, राजधानी लखनऊ में, मदन दिलावर जी। लेकिन ठीक है, वो वहां का मसला है, मैं अभी भी समझने की कोशिश यही कर रहा हूं। सरकारें हों, उसको कानून सम्मत कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है, चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक उनको कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब यही है ना सर कि एक प्रकार से देखें तो आप ये मानते हैं कि अगर आगे कानून सम्मत कानूनी कार्रवाई होती है या किसी पर किसी तरह का एक्शन लिया जाता है और सरकार हाईकोर्ट के आदेश पर चलती है तो बीजेपी का एक भी चेहरा आकर अपोज नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं हम अदालतों के ऊपर नहीं हैं, अदालत के आदेश को सर्वमान्य है और हम मानते सिरोधार्य करते हैं। अगर आपकी जानकारी में या पार्टी की जानकारी में अगर किरोड़ी लाल मीणा जी का लेटर आता है तो आप किसी तरह का उन पर डिसिप्लिन का काम करते हैं या नहीं, ये देखेंगे हम लोग, पूरा प्रदेश देखेगा। लेकिन उससे पहले एक बार फिर, ठीक है मित्तल साहब, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। सर वो अगर वो अपने लेटर हेड पर लिखकर देते हैं ना तो वो व्यक्तिगत कैसे हो गया? वो एक सांसद के तौर पर लिख के दे रहे हैं और लेटर है, बयान नहीं है। लेटर में तो शब्द होते हैं सर लिखे हुए, मैं उसको कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर दूंगा? तो मेरी जानकारी में नहीं है ना। ठीक है, ठीक है मित्तल साहब, मेरी जानकारी में नहीं है, उन्होंने किस संदर्भ में लिखा है। ठीक है, मैं अब उस लेटर की बात नहीं करूंगा। अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो मैं उस लेटर की और कनकमल कटारा जी के लेटर की बात नहीं करूंगा, जो दोनों ही विपरीत परिस्थितियों को रेखांकित करते लेटर्स हैं। मित्तल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मित्तल साहब, इसमें कोई बीच के रास्ते वाली बात नहीं है, आप समझ रहे हैं? मतलब नियम एकदम सिंपल है। मसला यह है कि आप किसी को कैसे समझा पाएंगे, आपके पास कौन सा जरिया होगा, आपके पास कौन से शब्द होंगे, या फिर आप ऐसा नया क्या कर ले जाते हैं जो कुछ हो सके। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।
स्वप्निल, इसमें ये भी देखना चाहिए कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले ना 18 दिन से ये मूवमेंट चल रहा था। स्वाभाविक है कि जो वहां प्रशासन के अधिकारी लगे हुए थे उन्होंने शायद उसको गंभीरता से नहीं लिया। सरकार भी शायद इसलिए नहीं ले पा रही होगी कि जो बीटीपी के जो विधायक हैं उन्होंने सरकार को बचाने में शायद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए भी नहीं हो रहा होगा। लेकिन मैं एक बताना चाहता हूं वहां पर कि जो व्यवस्था आदिवासी क्षेत्र की, खासकर डूंगरपुर क्षेत्र की व्यवस्था है, उसमें कोई ये अचानक एकत्रित नहीं हुए। जो व्यवस्था आदिवासियों की है उसमें बाकायदा ड्रम बजाया जाता है। उस ड्रम की आवाज से ये पता चलता है कि लोगों को हथियार लाने हैं या सामान्य रूप से आना है, कितनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होना है। जो लोग अधिकारी वहां तैनात रहे उनको सारी आदिवासी क्षेत्रों की व्यवस्थाओं का पता है। आप कह रहे हैं इंटेलिजेंस में चूक रही, इंटेलिजेंस में चूक रही। जब वहां ड्रम बज रहे थे, जब ढोल की आवाज वहां आ रही थी, ये ऐसे थोड़ी इकट्ठे हो गए, पूरी व्यवस्था से इकट्ठे हुए हैं। पूरे ढोल बजाए गए, ड्रम बजाए गए, उनकी आवाज आदिवासियों तक पहुंचती है, जब जाके वो एकत्रित होते हैं। आखिर में प्रशासन वहां कर क्या रहा था? दूसरी चीज ये कि जब 18 दिन से मूवमेंट चल रहा था, जब पता है कि टीडीपी के विधायक जो है वो क्या नाम से कांग्रेस को सहयोग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं प्रशासन ने कोई रिपोर्ट भेजी? क्यों नहीं इस संबंध में शिक्षा मंत्री ने बात की? क्यों नहीं इस संबंध में मुख्यमंत्री ने बात की? तो ये सारी आगजनी नहीं होती। जिस तरीके से देखा गया कि मैं कह रहा हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ फर्ज था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ फर्ज था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में देख रहा था कि दोनों धड़े प्रदर्शन कर रहे हैं, दोनों धड़े अपनी मांगों को उठा रहे हैं। हालांकि एक का प्रदर्शन पड़ाव के रूप में दिख रहा था और दूसरे का प्रदर्शन टुकड़े टुकड़े में दिख रहा था, लेकिन दोनों ही धड़े थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोई पहल नहीं की। सरकार तक पहुंचाते साहब मामला सेंसिटिव हो रहा है। बिल्कुल स्वाभाविक है। आप ये देखिए कि जिस तरीके से आज खुद पुलिस ने इस बात को माना है कि जो प्रदर्शनकारी थे उनके मुकाबले में पुलिस की संख्या बहुत कम थी, इसलिए पुलिस को 5 किलोमीटर तक खड़े किया गया। आप ये देखिए जो एएसपी है उसको क्या नाम से 15 किलोमीटर ट्रक पे क्या नाम से पीछे लटक के जाना पड़ा। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां के क्या हालात हैं। एसपी की आपने जीप जला दी, पूरी अराजकता हो गई, कोई नियंत्रण आपका नहीं रहा घंटों तक वहां पर। तो स्वाभाविक है कि आपकी जो इंटेलिजेंस है पूरी तरह फेलियर है। बिल्कुल बिल्कुल मित्तल साहब, इस वक्त मेरे साथ जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन बामनिया जी भी जुड़ चुके हैं। बामनिया साहब, स्वागत करता हूं मैं आपका। मुझे सुन पा रहे हैं आप? बामनिया साहब सुन पा रहे हैं मुझे? बामनिया जी सुन पा रहे हैं क्या? रहने तो फिर कर ले। लगता है उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पाया, और सवाल से पहले शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप समझ ही रहे हैं क्या हुआ है। बहरहाल अनकंफर्टेबल स्थिति तो है, सवाल भी अनकंफर्टेबल हैं, चुप सकते हैं सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी। और मैं मदन दिलावर जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए, राजेंद्र राठौड़ जी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार पर बेरोजगारी का आरोप लगाने वाली गहलोत सरकार की बानगी, राजस्थान में भर्ती और रोजगार के लिए युवा लगातार संघर्षरत है, बेरोजगारों का आक्रोश चरम पर है, अब तो चेतो सरकार। मतलब बीजेपी मान रही है ना सर कि प्रदेश में, जो कि देश का ही एक हिस्सा है, लोग अब रोजगार से परेशान होने लगे हैं, उनके अंदर गुस्सा आग बुदबुदा रही है। बीजेपी मानेगी ये बात? ये सरकार बेरोजगारों को सरकार नौकरियां नहीं दे पा रही है, और जिन्होंने भर्तियां निकाली थी उस पर प्रॉपर भर्ती नहीं कर पा रही है, और लगातार आगे बढ़ाती जा रही है। और राजस्थान में इस प्रकार से बेरोजगार गुस्से में है, लेकिन किसी को भी इस प्रकार से आंदोलन करते समय उनसे बात करना चाहिए। नहीं सर, मैं ये बात करना चाहिए, समझाना चाहिए वास्तविकता क्या है। पूछ रहा हूं कि बेरोजगारी सिर्फ राजस्थान में है, भर्तियां निकालो। लोगों के अंदर बेरोजगारी को लेकर गुस्सा है, ये सिर्फ राजस्थान में है। क्या बीजेपी मानेगी कि हाँ बेरोजगारी मुद्दा है? क्योंकि बीजेपी तो मानती ही नहीं कि बेरोजगारी मुद्दा है। मैं कह रहा हूं राजस्थान में ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने जितनी घोषणाएं की बेरोजगारों को भर्ती करने की, वो नहीं की है। ये तो घोषणा ही नहीं करते, और घोषणा की है तो भर्ती करते। ये भी गुस्सा लोगों में। ठीक है, मान लो अधिक भर्तियां निकालते तो वो भी हो सकता है शायद वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है मित्तल साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इस पूरे घटनाक्रम ने प्रदेश के दोनों ही प्रमुख दलों को यह बताया है हम देश के किस नब्ज को छूने में चूक रहे हैं। दोनों ही प्रमुख दलों को बताया है। हेलो,
सप्रेम, आवाज आ रही है? जी जी मित्तल साहब बोलें। सप्रेम साहब, मेरा इसमें यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इनको इस डूंगरपुर वाले मुद्दे पर स्थिति ये स्पष्ट करनी चाहिए कि जो एसटी के लोग वहां मूवमेंट कर रहे हैं, क्या वो उनकी जो डिमांड है उसके साथ है क्या? ये दोनों, कांग्रेस को और बीजेपी को, दोनों को करनी चाहिए। सरकार का फेलियर अपनी जगह, नहीं, सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा। मित्तल साहब, सरकार ने तो अभी तक कुछ नहीं कहा सिवाय इसके कि हम बातचीत करेंगे, देखेंगे मामला क्या है। मैं कंफ्यूज बीजेपी के स्टैंड पर हुआ। अगर मदन दिलावर जी को जानकारी होती तो मैं पूछता, लेकिन उनको जानकारी है ही नहीं। हाँ, तो ये स्थिति दोनों को स्पष्ट करनी होगी कि जो लोग वहां डिमांड कर रहे हैं, क्या वो उस डिमांड से सहमत है। ये मुद्दा सिर्फ राजस्थान का नहीं है, ये देश के और क्षेत्रों का भी मुद्दा है। हाँ? राजस्थान का तो महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को ये बताना चाहिए कि क्या सामान्य वर्ग का जो रिक्त पद है उस पर एसटी के लोग या एससी के लोग मित्तल साहब। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस विचारक है, मेरे साथ हैं। वरुण जी, 2-3 मिस्टेक्स तो हुई। एक तो इतने समय से जो लोग पड़ाव पर बैठे थे 17 दिन से, अगर तभी उनसे बातचीत हो जाती, वो भी तब जब वहां से आने वाले विधायक सरकार को समर्थन दे रहे हो, जिनके समझौते हो रहे हो अलग अलग घटनाक्रमों के बीच में, साइन भी होती हैं चीजें, अगर बातचीत हो जाती तो शायद ये दिन नहीं होता। नहीं, आप ठीक कह रहे हो। अगर बातचीत पहले में एडमिनिस्ट्रेशन करता तो हो सकता है ये चीज नहीं होती, लेकिन इसका जो रूट कॉज है वो है आर्थिक व्यवस्था, अव्यवस्था जो देश में हो गई है। रोटी रोजगार का संकट हो गया। आप देखिए, अभी किसान विरोधी बिल ले आए, जबरदस्ती लाए। अभी क्या जरूरत थी? कोरोना काल में लाखों किसान सड़कों पर आ गए। कोरोना काल में ये अराजकता की स्थिति पूरे देश में बनती जा रही है और इनका ध्यान नहीं है। और इनके खुद के विधायक चिट्ठियां लिख लिख के इसको आग में घी डाल रहे हैं। इनको खुद को, इनके गृह मंत्री, जो पूर्व गृह मंत्री है कटारे जी, कुछ दिन पहले मेरे साथ डिबेट में पैनलिस्टों ने इनके पास, इनके कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। जवाब, अरे भाई, इसलिए वहां ले गए। सुन लीजिए, अब मैंने सुना ये जो बिल है ना, बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि उस एरिया में हो सकती है गड़बड़। आप कह रहे हो आप घी डाल रहे हो, करके आपके नेता ये कर रहे हैं। अरे आप देश को नहीं गिरा पा रहे हो। सुनने को मिले या ना मिले, मेरी डिबेट में मैं चाहता हूं कि सवालों के जवाब सुनने को मिले। इसलिए मैं अंतिम सवाल है मेरा वरुण पुरोहित जी आपसे, आपको लगता है कि सधे तरीके से इसको सुलझा पाएगी कांग्रेस, और नहीं तो ये तस्वीरें हमें और कितनी सुबह सूरज उगने के साथ देखनी होगी? युवा रोजगार पूरे देश भर में आएंगे सड़कों पे। खैर, लगता है मेरा संपर्क उनसे भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन ठीक है, जो भी स्थितियां हैं सामने, हाईवे पर हाहाकार फुल स्पीड चला है। अभी सत्ता पक्ष के पाले में गेंद ज्यादा इसलिए है क्योंकि कदम उनको उठाना है। विपक्ष के पाले में गेंद इतनी तो है कि कहीं ये एहसास ना होने लगे, ये अफवाहें ना चलने लगे कि विपक्ष ने हवा दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट।